नमस्कार, राजस्थान स्पेशल लेकर आपके साथ मैं हूं पूजा कविया गोमा। खबरों में बात सबसे पहले जयपुर की करते हैं, जहां पर आम आदमी पार्टी ने बीजेपी के प्रदेश कार्यालय पर प्रदर्शन किया। केंद्र की बीजेपी सरकार पर देश की संपदा अडानी को देने का आरोप लगाया। आपने इसके साथ ही सीएम अशोक गहलोत और अडानी के बीच भी गठजोड़ का आरोप लगाते हुए कहा कि अशोक गहलोत सरकार का भी अडानी से गठजोड़ है। कांग्रेस पर आम आदमी पार्टी की आवाज दबाने का आरोप लगाते हुए नेताओं ने कहा कि जिस तरह से राजस्थान में मोदी और अडानी के खिलाफ आम आदमी पार्टी की आवाज को दबाने की कोशिश कांग्रेस कर रही है, उससे साफ जाहिर होता है कि अशोक गहलोत और उनकी सरकार भी मोदी अडानी के कारोबार में हिस्सेदार है। प्रदेश चुनाव प्रभारी विनय मिश्रा ने आरोप लगाया कि आप कार्यकर्ता बीजेपी कार्यालय पर प्रदर्शन करने जाने लगे तो पुलिस ने आम आदमी पार्टी कार्यालय के बाहर ही पुलिस छावनी बना डाली। पार्टी कार्यकर्ता शांतिपूर्वक प्रदर्शन के लिए प्रदेश कार्यालय से निकले, लेकिन पुलिस ने लाठीचार्ज किया और बल पर प्रयोग किया। प्रदर्शन को असफल करने की कोशिश की, जिसकी वजह से पार्टी के अनेक कार्यकर्ता जख्मी हो गए। पुलिस ने प्रभारी समेत बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया। आपने गहलोत सरकार की मंशा पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी द्वारा मोदी अडानी भाई भाई के विरोध प्रदर्शन के वर्तमान कांग्रेस सरकार को दर्द क्यों हो रहा है। इससे तो आम जनता साफ समझ चुकी है कि अडानी भाजपा और कांग्रेस में मिलीभगत है। तीनों सिर्फ केवल जनता को लूटने का काम कर रहे हैं। भाजपा और कांग्रेस का गठजोड़ है इस देश में, ये चाहती नहीं है तो वे तीसरी पार्टी है। और आम आदमी पार्टी आंदोलन से निकली पार्टी है और हमने इस देश में आंदोलन करके सच्चाई लोगों के सामने ला दिया। और राजस्थान में भी हम सच्चाई लेके आए कि अडानी का चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, दोनों के साथ गठजोड़ा। राजस्थान में अडानी का 60,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट लगाया और वो स्टेडियम किसके नेतृत्व में बन रहा है वो दिख रहा है। तो ये साफ साफ झलक रहा है कि कांग्रेस बीजेपी ये चाहते नहीं है। इस देश के लोग सच्चाई पता चले और ये चाहते नहीं है इस देश के लोगों का जो पैसा है, जो गरीबों का पैसा है, वो उन तक रहे। ये चाहते हैं कि ऐसे ही बड़े बड़े लोग, चाहे नीरव मोदी हो, चाहे मेहुल चोकसी हो, चाहे विजय माल्या हो, बड़े बड़े लोग इस देश का पैसा लेकर भाग जाए और देश की जनता इस लूट के लिए देखना चाहती है। हमारे साथ संवाददाता रूप नारायण सावरिया जुड़ चुके हैं। रूप नारायण, राजस्थान में चुनावों को लेकर आम आदमी पार्टी भी एक्टिव मोड में दिख रही है और उसी का नतीजा है कि प्रदर्शन किया जा रहा है, अडानी के मुद्दे को उठाया जा रहा है पुरजोर तरीके से और तमाम आरोप आम आदमी पार्टी ने लगाए हैं बीजेपी और कांग्रेस दोनों पर। रूप नारायण, आप हैं हमारे साथ? चलो, तो शायद संपर्क नहीं हो पाया। आपको बता दें, तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। आम आदमी पार्टी जहां पर प्रदर्शन करती हुई जयपुर में नजर आई। गुलाबचंद कटारिया को राज्यपाल बनाए जाने का प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष सतीश पुनिया ने स्वागत किया और इससे पूरे राजस्थान के लिए सम्मान की बात कही। उन्होंने कहा कि कटारिया की नियुक्ति से राज्यपाल की और गरिमा बढ़ेगी। पार्टी कार्यकर्ताओं के मान सम्मान को देखते हुए जिम्मेदारी देती है। उन्होंने केंद्र सरकार के जल जीवन मिशन को जल समस्या दूर करने की दिशा में अहम कदम बताया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया ने कांग्रेस के कार्यकाल पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि कांग्रेस ने 60 सालों से कोई बड़ी परियोजना नहीं दी, जबकि केंद्र सरकार ने सिंचाई के लिए बजट को बढ़ा दिया है। राजनीति में बरसों बरस से संघर्ष से और तब के यहाँ पर प्रदेश में और देश में लोग राजनीति करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक उत्कृष्ट चरित्र है कि सब कार्यकर्ताओं की योग्यता क्षमता के आधार पर उनको मान सम्मान भी देती है और उनको दायित्व और जिम्मेवारियां भी देती है। माननीय भैरव सिंह शेखावत जी के उपराष्ट्रपति बनने के बाद, उससे पहले माननीय सुंदर सिंह भंडारी जी राज्यपाल रहे गुजरात के, उसके बाद राजस्थान को ये मुबारक मौका नसीब हुआ है। आदरणीय गुलाबचंद कटारिया जी उन तपस्वी राजनेताओं में हैं जिनका एक उत्कृष्ट स्वयंसेवक के नाते जीवन शुरू हुआ, जो भारतीय जनता पार्टी के शुरुआती दिनों के कालखंड में, जिन्होंने मोटरसाइकिल पे घूम घूम के पूरे मेवाड़ में पार्टी को धरातल पर मजबूत किया। उसके बाद वो लोकसभा में भी सदस्य रहे, लेकिन विधानसभा में सबसे ज्यादा लंबे कालखंड तक विधायक के रूप में चुने जाने वाले और विधानसभा के सदन में अपनी परफॉर्मेंस देने वाले राजनेताओं में से हैं। किसी भी भूमिका में, विधायक की, सांसद की, लेकिन प्रदेश के गृह मंत्री के रूप में एक मजबूत और ईमानदार गृह मंत्री के रूप में उनकी छाप आज भी है।
तो वहीं बहरोड विधायक बलजीत यादव ने कई विकास कार्यों का वर्चुअल उद्घाटन किया। साथ ही कार्यक्रम में हजारों की संख्या में जनसैलाब उमड़ा। नगरपालिका चेयरमैन सीताराम यादव ने फूल मालाओं से विधायक का भव्य स्वागत किया। कस्बे से आई सैकड़ों महिलाओं और नगरपालिका वासियों ने विधायक को गुलदस्ता भेंट किया। कार्यक्रम का आयोजन बहरोड सीनियर सेकेंडरी स्कूल ग्राउंड में किया गया, जहां विधायक ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि विधानसभा वासियों के हितों के लिए दिन रात प्रयासरत हैं। विधायक ने विद्यार्थियों को भी सदैव अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहकर माता पिता की सेवा करने के लिए प्रेरित किया। बात बीकानेर की, जहां पर महापौर नगर निगम वित्तीय वर्ष 2023-24 का बजट पेश किया जाएगा, जिसको लेकर सभी तरह की तैयारियां पूरी हो गई हैं। वेटरनरी ऑडिटोरियम में होने वाली बजट बैठक को लेकर तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया गया। बजट को लेकर बात करते हुए महापौर सुशीला कंवर ने बताया कि बजट में शहर के विकास को फोकस किया गया है, जिसमें कई तरह के नवाचार भी देखने को मिलेंगे। निगम का बजट इस बार 400 करोड़ रुपए से अधिक का रहने का अनुमान है। इसमें एसबीएम, IRGVI, इंदिरा रसोई, नई सड़कों का निर्माण, गौशाला में चारा दाना, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन समेत विभिन्न मदों के वित्तीय प्रावधान किए गए हैं। मृत पशु ठेका, स्लेज, वाटर, विज्ञापन, यूडी टैक्स, मोबाइल टावर समेत अलग अलग मदों से आय का अनुमान लगाया गया है। को वेटनरी ऑडिटोरियम में नगर निगम की बजट की सभा रखी गई है और वो बजट जो भी है वो बीकानेर के हित में है। बीकानेर को सुंदर साफ सुथरा बना के स्वच्छ बीकानेर की ओर हम अग्रसर हो, ऐसा मेरा सपना भी था और इसको पूरा करने के लिए हम मेहनत भी कर रहे हैं। जैसे डोर टू डोर हमने बहुत अच्छा बीकानेर में प्रोजेक्ट लाए हैं, उसी तरह से और भी प्रोजेक्ट्स है जो बीकानेर के हित में है। कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स है जो चल रहे हैं लेकिन व्यवस्थित नहीं, तो उनको व्यवस्थित किया जाएगा। और पुराने जितने भी हमारे प्रोजेक्ट है किन्हीं कारणों से विपक्ष में होने हुई या फिर अधिकारियों की लापरवाही से पूरे नहीं हुए, तो हमारा फर्स्ट मोटिव वही होगा कि उनको एज सुन एज जितना पॉसिबल हो उनको पहले धरातल पे लाया जाए और हर एक बीकानेर वासी को मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराई जाए, जिनको आम मरा की रोज जो समस्या है उनका समाधान करे और उनको राहत दे। बिल्कुल बहुत सी चीजें हैं जो इस बजट में आपको नहीं दिखेगी और वही कहूंगी कि हमने जिस तरह से काम किया है हमारा शुरू से, जैसे हमारा बच्चा शवदा मशीन हो या हमारा फायर स्टेशन रेडी हो गया, तो चारों तरफ से अगर हम बीकानेर को सुरक्षित कर सके फायर में, ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। फिर से है वही है, हमारा मोटिव यही है कि हम बीकानेर को सुंदर बनाते हुए विकास करें और ऐसी चीजें बीकानेर में लाए जो अदर सिटीज में है और उससे हमारा बीकानेर पीछे है। तो कुल मिला के मैं यही कहूंगी कि एक अच्छा बजट होगा, बीकानेर वासियों के हित में बजट होगा और सबको राहत देता हुआ बजट होगा। तो वहीं अलवर नगर परिषद में बजट बैठक हुई। इस दौरान पार्षदों ने जमकर हंगामा किया। सभापति घनश्याम गुर्जर और पार्षदों के बीच कई बार कहासुनी हो गई, तो पार्षद विरोध स्वरूप धरने पर बैठ गए। पार्षदों ने कहा कि हर बार केवल बजट पास करवाया जाता है, पार्षदों से सुझाव नहीं लिए जाते, जिसको लेकर घंटों तक हंगामा चलता रहा। नगर परिषद में पुलिस की भी तैनाती की गई। पार्षदों के हंगामे के बाद सभी पार्षदों ने एक एक करके अपने क्षेत्र की समस्या को रखा। जी सर, क्या नाम है आपका और कौन से वार्ड से हो, क्या समस्या लेकर आज आप धरने पे बैठे हैं? मैं रमेश चंद सैनी वार्ड नंबर 3 से पार्षद हूँ। पिछले 3 साल से बजट की मीटिंग पास कराते हुए आ रहा हूँ। मैं इनसे ये पूछता हूँ, भाई आपने बीच में तो बोर्ड की मीटिंग आप कराते नहीं हो, सिर्फ बजट मीटिंग पास कराने के लिए आप लास्ट का साल में आप फरवरी में मीटिंग रख देते हो बगैर पूछे। ना पार्षदों से सलाह लेते हो आप, ना पूछा, बगैर पूछे हमसे। हम भी तो बोर्ड के सदस्य हैं भैया, हम भी बोर्ड के कड़ी हैं, तो हमसे पूछनी चाहिए भाई क्या एजेंडा रखना है, क्या एजेंडे पे बात करनी है। सिर्फ बजट की मीटिंग है साहब, हमसे पूछते, हम हमारी समस्या बताते, हमारी बात बताते, एजेंडा रखते हमारा भाई पानी का है, निर्माण का है, सफाई का है और भ्रष्ट अधिकारी जो हैं बैठे नगर परिषद में उनका है, ठेकेदारों का है, जो नगर परिषद को नरक बना दिया ठेकेदारों ने। मेरे वार्ड में 1 रुपये का काम नहीं हुआ, 3 साल में बजट पास करवाया। अगर ये बताएं मेरे जो 3 साल में जो बजट पेश जो करवाया है, तो ये तो बताएं मेरे वार्ड में कहाँ लगाया इन्होंने। खाली सिर्फ ये कर्मचारियों के लिए बजट पास करवाते हैं। तो मेरा तो इतना सा कहना है, पहले ये बजट मीटिंग कैंसिल हो, एजेंडे पे हमारी बात सुनी जाए, पहले एजेंडे जो हमारे हैं उन पे मीटिंग हो और फिर बजट की मीटिंग रखी जाए।
तो अभी आप धरने बैठे हैं, कब से मैं बैठा हूँ जब तक ये मीटिंग कैंसिल नहीं होगी, जब तक बैठ रहेंगे? हाँ जब तक बैठा रहूंगा। ये मीटिंग कैंसिल हो। मेरे वार्ड में 1 रुपए का काम नहीं हुआ, 1 रुपये का। 3 साल हो गए मुझे, जबकि मैं कांग्रेस का पार्षद हूँ। मैं थक गया कहते कहते। सभापति बीजेपी का है, वो कहता है कि मैं आप ऊपर अपने नेताओं से बात करो, नेताओं से बात करें। तो हम कर रहे हैं। क्या कहते हैं नेता? हमारे नेता को बदनाम और कर रखा है इन्होंने। भाई आपका काम नेताओं ने रोक रखा है, जबकि ये सभापति जी ने रोक रखा है काम। तो ये निविदा लगी, एक भी निविदा मेरे वार्ड की नहीं है, सिर्फ एक लगी और वो भी ब्लैक लिस्ट कर दिया, उसको डिबार नहीं किया। ये इतनी सिर्फ एक बार लगी है मेरे इसमें, एक बार। ठीक है, ये इतनी 8-10 पर निविदा लगी है, मात्र एक बार मेरा काम लगा है, वो भी काम नहीं हुआ उसमें। वहीं सुजानगढ़ को जिला बनाने समेत कई मांगों को लेकर 388 दिनों से चल रहे जनहित संघर्ष मोर्चा के धरने पर जिला आंदोलन की आगामी रणनीति बनाने को लेकर मीटिंग हुई। मीटिंग में अध्यक्ष रामकुमार मेघवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री से जिला बनाने की पूरी उम्मीद थी, जो अभी तक पूरी नहीं हुई है, लेकिन मोर्चा इससे निराश नहीं है। अब हम दोगुनी ताकत के साथ आंदोलन में भाग लेंगे। मोर्चा के कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्र तक पहुंचाए जाएंगे, साथ ही सोशल मीडिया का भी सकारात्मक सहयोग लिया जाएगा। जनहित संघर्ष मोर्चा ने पिछले 388 दिनों से लगातार सुजानगढ़ जिला बनाने को लेकर के धरना दिया है। पीछे हम जयपुर गए थे, विधानसभा में प्रदर्शन किया, राजस्थान सरकार से मांग की और यहाँ एक बड़ी जनसभा भी हुई थी 21 जनवरी को। 27 जनवरी को सुजानगढ़ बंद था। इस बजट के अंदर हमें पूर्ण विश्वास था कि राजस्थान सरकार सुजानगढ़ को जिला बनाएगी, लेकिन राजस्थान सरकार ने जिला नहीं बनाया। अब इस आंदोलन को मजबूती देने के लिए आज हमने ये मीटिंग रखी है कि आगे की रणनीति कैसे बनाई जाए, और सभी साथियों ने ये निर्णय लिया है कि अब आगे गांव की ओर कूच करना चाहिए। लोगों के अंदर जाकर के जिला बनाने की जो मांग है उसकी जानकारी दी जाए, उनके फायदे बताए जाए जिले को लेकर के। गुरुदेव जी ने, बनवारी जी ने, रामनारायण जी ने अपने विचार रखे हैं, सागर जी ने, कि हमें क्या है कि सरपंचों से संवाद करना चाहिए, हमें वार्ड मेंबरों से जाकर के मिलना चाहिए, युवाओं से मिलना चाहिए, छात्रों से मिलना चाहिए, वो हमसे कैसे जुड़े हैं इसके बारे में हम विचार विमर्श करेंगे। और हम जो बंद था, बंद के दौरान जो बड़े शहर थे, छापर, बिदासर, सुजानगढ़, कातर, सांडवा, तेरदेसर, वहाँ जाकर के हम धरना देंगे, वहाँ से शुरुआत करेंगे और ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर के हम धरना देंगे। 2-2, 3-3, 4-4 घंटे का वहाँ समय देकर के ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को बताएंगे कि सुजानगढ़ जिला बनने से क्या फायदा है। इसलिए आज का जो मीटिंग है वो इस आंदोलन को गति देने के लिए रखी गई है। इंकलाब जिंदाबाद। चलिए, हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए रूपनारायण जुड़ चुके हैं। रूपनारायण, क्या कुछ समस्याएं हैं मीटिंग को लेकर? जो है कई तरह की समस्याएं उन्होंने रखी है और आंदोलन आगे भी जारी रहेगा, इसकी चेतावनी भी वो दे चुके हैं। समस्या का समाधान क्यों नहीं हो पा रहा? ठीक पूजा, देखिए कि ये जो है समस्या आई है, तो बजट में अगर राजस्थान सरकार अभी नए जिले गठित करती है तो इनकी समस्या का समाधान होता है। इनका मेन जो मांग है वो सुजानगढ़ को जिला बनाना। इसके लिए इन्होंने 388 दिन से लगातार ये यहाँ धरने पर बैठे हुए हैं और काफी लंबा टाइम इनको हो गया। अब इनकी जो व्यूह रचना है कि बजट आ गया, उसमें सुजानगढ़ को जिला ना बना घोषित नहीं किया गया, इसको लेकर अब आगे की जो कार्य योजना है उस पर ये काम कर रहे हैं कि इस आंदोलन को जो 388 दिन से लगातार यहाँ मोर्चा बैठा हुआ है, इस आंदोलन को जन जन तक कैसे पहुंचाया जाए, आम आदमी तक कैसे पहुंचाया जाए, आम आदमी को जिला बनने के जो फायदे हैं वो गिनाए जाए। फायदे गिनाने के साथ साथ उसको ये समझाया जाए कि अगर वो आम आदमी खुल के आएगा इस मांग पे, डिमांड को लेकर प्रदेश की सरकार से, तो कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में सुजानगढ़ को जिला बना दिया जाएगा। लेकिन इसके लिए उन्हें गंभीर और बहुत ही सोचनीय तरीके से एक प्लानिंग के तहत ये चलाना पड़ेगा, क्योंकि लंबा जो चलता है आंदोलन वो काफी प्लानिंग के तहत चलता है। 388 दिन जो है बहुत ज्यादा लंबा टाइम है जिससे ये लोग यहाँ बैठे हुए हैं धरने पर, और इनकी मांग को अभी स्वीकार नहीं किया गया। फिलहाल देखा जाए तो राजस्थान सरकार ने किसी को जिला यहाँ घोषित नहीं किया, तो इसके ये नहीं कह सकते कि इनको अवॉइड किया गया है। कहीं ना कहीं इस पे वो चर्चा जरूर हुई है। जो यहाँ पे IAS, एक पूर्व IAS अधिकारी को जिले बनाने के लिए कमेटी गठित राजस्थान सरकार ने की थी, उसकी जो रिपोर्ट आएगी उसके बाद ये पता चल पाएगा कि सुजानगढ़ का उसमें नाम है या नहीं है। आगे की कार्य योजनाएं जो बना रहे हैं उसको लेकर
ये गांव-गांव जन-जन तक ढाणी-ढाणी तक जाना चाह रहे हैं और लोगों को इससे जोड़ना चाह रहे हैं ताकि ये आंदोलन लंबा चले और सुजानगढ़ को जिला बनाया जा सके। जी पूजा। चलिए, अब कब जिला बन पाएगा ये देखना होगा या फिर इन ग्रामीणों की मांग ऐसे ही बनी रहेगी। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। जस्टिस राजेश बिंदल और जस्टिस अरविंद कुमार ने आज सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में शपथ ग्रहण की। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने दोनों जजों को शपथ दिलाई। शीर्ष अदालत के न्यायाधीश के रूप में प्रमोट होने से पहले न्यायमूर्ति बिंदल इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे, जबकि न्यायमूर्ति अरविंद कुमार गुजरात उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे। इन दोनों जजों के शपथ ग्रहण करने के बाद सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या 34 हो गई है। शीर्ष अदालत में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या भी 34 ही है, यानी करीब 9 महीने बाद सुप्रीम कोर्ट में जजों का कोई पद खाली नहीं है। बता दें कि राजेश बिंदल का मूल कैडर पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय का है। 11 अक्टूबर 2021 से इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में वो कार्यरत थे। 1985 में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से LLB की थी और सितंबर 1985 में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में इस पेशे में शामिल हुए। 22 मार्च 2006 को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में उन्हें प्रमोट किया गया था। वहीं अरविंद कुमार का मूल कैडर कर्नाटक उच्च न्यायालय है। 14 जुलाई 1962 को जन्मे जस्टिस कुमार 1987 में एक वकील के रूप में कार्य शुरू कर चुके थे। 1999 में उन्हें कर्नाटक उच्च न्यायालय में एक अतिरिक्त केंद्र सरकार के स्थायी वकील के रूप में नियुक्त किया गया था। इसके बाद उन्हें 2005 में भारत के सहायक सॉलिसिटर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया था। नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने और लड़की का अश्लील फोटो वीडियो वायरल करने की धमकी देने वाले आरोपी को मकराना पुलिस ने बोरावड़ कस्बे से गिरफ्तार किया। बता दें कि बीते 5 फरवरी को एक नाबालिग लड़की के पिता ने पुलिस को ये शिकायत दी थी कि उसकी नाबालिग लड़की को एक युवक आए दिन परेशान करता है। आरोपी लड़की का पीछा करता है। इतना ही नहीं, फोटो खींचकर फोन पर धमकियां भी देता रहता है। बीते साल 31 मार्च को भी आरोपी ने उसकी लड़की को धमकी देकर घर से बाहर बुलाया, बाइक पर बिठाकर उसके साथ दुष्कर्म किया, लेकिन डर के मारे लड़की ने किसी से बात नहीं कही थी। आरोपी लड़की को अश्लील फोटो वायरल करने की धमकी देकर वो परेशान करता है। बहरहाल पुलिस आरोपी के खिलाफ पॉस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज करके न्यायालय में पेश करने की कार्रवाई कर रही है। दिनांक 5 फरवरी को जो है ये परिवादी ने जो मकराना क्षेत्र का रहने वाला है, उसने एक रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि मेरी बच्ची को जो है मोबाइल पे खींचे फोटो के आधार पे उनको वायरल करने का डर दिखाकर उसने जो है महेंद्र सिंह कड़वा नाम का व्यक्ति जो है, इसने जो है उसको ब्लैकमेल करने की कोशिश करी और उसको जो है अपने घर से बाहर दूर खेत में बुलाया और उसे बाहर मिलने के लिए बार बार दबाव डाला। बच्ची डर करके उससे मिलने जुलने लगी, बातचीत करने लगी। उसको बातचीत करने के लिए उसने मोबाइल फ़ोन मुहैया करवाया। इसके अलावा उसी मोबाइल फ़ोन से जो है इसने इसको वही भय दिखा करके और वापस करीब 3 महीने पहले घर से दूर कहीं एक नाड़ी के पास बुलाया था, जहाँ पे उसके साथ जो है दुष्कर्म किया। और बच्ची जो थी नाबालिग थी, उसके डर के मारे जो है बार बार उसे मिलने के लिए दबाव बनाता रहा। और ये अभी कुछ दिन पहले उसको जब अपने मोटरसाइकिल पर बिठा कर ले जाने की कोशिश कर रहा था, इतने में ही उसके कोई परिजन सामने से आ गए, जिस पर ये आरोपी महेंद्र कड़वा जो है इसको छोड़ कर वहाँ से फिर भाग गया। इसके अलावा भी इसके घर वालों ने इसके मोबाइल को जो है 2-3 बार वो दे करके ज़बरदस्ती जाता था और उसके मोबाइल को घर वालों ने लिया था और बाद में इस तरह से इसका जो देश शोषण करने की कोशिश की। उसके आधार पे इसके अंदर हमने मुकदमा दर्ज कर लिया था 354D, 376, 376N और 3/4 पॉक्सो एक्ट 56L पॉक्सो एक्ट के अंदर प्रकरण दर्ज करके अनुसंधान किया गया और उसके आधार पर जो महेंद्र कड़वा है इसको गिरफ्तार करके। खबर पाली से है, जहां पर एक गंभीर हादसा हो गया। गुंदेज के निकट एक टैंकर चालक को नींद की झपकी आने की वजह से केमिकल से भरा टैंकर पलट गया, जिससे उसमें आग लग गई। हालांकि टैंकर चालक ने कूदकर अपनी जान बचाई। वहीं हादसे की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, साथ ही दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक टैंकर पूरी तरह से जल चुका था। इस दौरान 2 किलोमीटर तक लंबा जाम भी लग गया। कड़ी मशक्कत के बाद रास्ता L&T टीम की मदद से डाइवर्ट किया गया।
वहीं अलवर के नीमराना जयपुर दिल्ली नेशनल हाईवे 48 पर बड़ा हादसा होने से बच गया। सड़क किनारे खड़ी बाइक को तेज रफ्तार ओवरलोड डंपर ने रौंद दिया, जिसमें बाइक के पास खड़ी एक महिला और एक बच्चा बाल बाल बच गए। हालांकि इस बीच चालक और कंडक्टर मौके से फरार हो गए। घटना के चलते आसपास के दुकानदार दौड़कर आए और पुलिस को इसकी शिकायत दी। बहरहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। वहीं अलवर के थानागाजी समीप जोदावास ग्राम पंचायत का एक युवक बीते 6 दिनों से गायब चल रहा था। घर से लापता होने के बाद से ही कई दिनों से उसे आसपास के इलाकों के साथ ही कई रिश्तेदारों के यहाँ भी तलाशा गया, लेकिन उसके मिलने की कोई खबर नहीं मिली। इस बीच घर के पास ही कुएं से बदबू आने पर घर वालों को संदेह हुआ, जिसके आधार पर कुएं में झांक कर देखा तो शव पड़ा दिखाई दिया। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कुएं से निकाला, पोस्टमार्टम के लिए भेजकर परिजनों के सुपुर्द किया। खानपुर कस्बे में चोरी की घटना थमने का नाम नहीं ले रही है। एक के बाद एक हो रही चोरी की घटनाओं से कस्बा दहशत के माहौल में है। चोरी से ही जुड़ा एक और मामला सामने आया, जहां देर शाम शादी समारोह में गया एक परिवार जब रात करीब 9 बजे घर लौटा तो उसने देखा कि मकान का ताला टूटा हुआ था। परिवार ने जब घर जाकर देखा तो करीब चोर 7 लाख की नकदी और 2 लाख के जेवरात चोरी करके फरार हो चुके थे। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, अब पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। वहीं शाहपुरा से श्री माधोपुर स्टेट हाईवे पर इन दिनों यातायात काफी प्रभावित हो रहा है। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब से आने वाले खाटू श्याम के श्रद्धालुओं की वाहनों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। बाजारों में आवाजाही की व्यवस्था इस कदर खराब हो चुकी है कि लोगों को, खासकर महिलाओं को, बाजार में खरीदारी करना मुश्किल हो गया है। बाजारों में पार्किंग की सुविधा न होने की वजह से घंटों या जाम रहता है। राहगीरों को काफी दिक्कतें आ रही हैं। चलिए इसी के साथ राजस्थान स्पेशल में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।